Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed first pillar of classical approach, that is scientific management, under which we have covered introduction, contribution of Taylor, meaning of scientific management and principles of scientific management. If you have not watched that lecture till now, do watch lecture number 8 of Principles of Management, as I have mentioned its link in the description box below. And today we are going to discuss techniques of scientific management. Let's begin. Taylor has devised the following techniques for actually implementing the principles of scientific management. First one is scientific study of work. Second, scientific task planning. Third, scientific selection and training of workers. Fourth, standardization. Fifth, differential wage system. Sixth, specialization or functional foremanship. And seventh one is mental revolution. Let's discuss all these techniques of scientific management in detail one by one. First one is scientific study of work. Scientific management requires deep analysis of all the activities being performed in the organization with the aim of producing the maximum possible output with the minimum possible efforts. देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि डीप एनालाइज करना किसको, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स डीप एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अब इसका क्या मतलब एम क्या होता है, ताकि हम क्या कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी प्रोडक्शन कर पाएँ, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हो सके विद द मिनिमम पॉसिबल एफर्ट्स, और कम से कम एफर्ट्स लगाकर. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट मे बी सेड दैट टेलर वॉज स्ट्रिक्टली अपोज्ड टू इनकम्पिटेंस and wanted to remove incompetence with whatever possible means. साइंटिफिक जो मैनेजमेंट के फादर थे, दैट इज F.W. टेलर, वो स्ट्रिक्टली अपोज हैं किस चीज़ के, इनकम्पिटेंसी के, और वो ये चाहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से इनकम्पिटेंस फैक्टर को क्या कर दें, रिमूव कर दें, चाहे उसके लिए हमें कोई भी पॉसिबल एफर्ट्स लगाने पड़े या फिर पॉसिबल मीन्स ऑफ कुछ भी यूज़ करना पड़े. ठीक है, इन हिज एफर्ट्स टू डू सो he conducted a number of experiments and proved that if the various parts of the process of production are reduced to minimum while working, unnecessary movements of the body are eliminated, the time required for doing every work is determined, and recognizing that human beings are not inanimate objects and hence are likely to feel fatigued, proper arrangements for their resting are made, then incompetence will be totally eliminated from the organization. देखो, इनकम्पिटेंट फैक्टर को ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव करने के लिए साइंटिफिक जो मैनेजमेंट के फादर थे, दैट इज F.W. टेलर, उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं. ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ अपने एक्टिविटीज़ करी हैं, और क्या कंक्लूड किया है कि अगर हम फर्स्ट क्या है, इफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर रिड्यूस टू मिनिमम, अगर हम जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, अगर हम उसे रिड्यूस करते हैं टू द मिनिमम. सेकेंड, वाइल वर्किंग अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी आर एलिमिनेटेड. सेकेंड पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं कि अगर जब आप काम कर रहे हैं, इट मीन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो जो अननेसेसरीली हम इधर उधर घूमते हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं अननेसेसरीली, उसे अगर हम एलिमिनेट करें. थर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एवरी वर्क इज एलिमिनेटेड. तो हम क्या करते हैं, थर्डली पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर हम अपनी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर टाइम असाइन करें. ठीक है, मिनिमम टाइम एक फिक्स कर लें. ठीक है, फोर्थ वन इज रिकॉग्नाइजिंग दैट ह्यूमन बीइंग आर नॉट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड हेंस आर लाइकली टू फील फैटीग, प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर देयर रेस्टिंग आर मेड.
क्या माना गया कि ह्यूमन बींग्स कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वो भी थकते हैं, जैसे ज़्यादा काम कर लेंगे दे आर ऑल्सो फील फेटीग्ड, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए अगर रेस्टिंग के उनके, ठीक है, उन्हें उनके टाइम वर्क इंटरवल्स के दौरान क्या हो, रेगुलर इंटरवल्स पे उन्हें रेस्टिंग एक दिया जाए अगर, तो कुछ एक्सटेंट तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से इनकम्पिटेंस को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। देन इनकम्पिटेंस विल बी टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस he has divided work study into the following 4 parts. On this basis he has divided work study into the following 4 parts. First one is method, second motion study, third time study, and fourth one is fatigue study. देखो, मोशन स्टडी क्या होता है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। मेथड से क्या हम समझ रहे हैं कि किस पर्टिकुलर वे से हमने कोई काम करना है, किस पाथ को फॉलो करके हुए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। एक वे क्या है, एक सुटेबल मेथड क्या होगा पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने का। टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर यूज्ड। अब इसी मतलब मेथड स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉपरली चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है, क्यों हम मेथड स्टडी को फॉलो कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेन मोटिव क्या होता है कि आप अपनी कॉस्ट को, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे मिनिमाइज कर दो, और जो क्वालिटी है और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसे क्या कर पाओ आप, मैक्सिमम कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। It refers to conduct the study of motions being performed by the workers and machines while doing the job. The cameras are used to conduct this study. The main objective of this study is to eliminate the unnecessary motions. देखो, मूवमेंट होती है ना पर्टिकुलर, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में लेबर वर्क कम करती है, इधर उधर ज़्यादा घूमती है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं हम, इसकी स्टडी करते हैं कि कितने मोशंस हो रहे हैं जब कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है। इट रेफर्स टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड मशीन्स व्हाइल डूइंग द जॉब। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैमरा सेट कर देते हैं ताकि हम ये मोशन स्टडी को क्या कर सके, एनालाइज कर सके, स्टडी कर पाए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन। जो हम मूवमेंट कर रहे हैं अननेसेसरीली, ठीक है, उसको क्या करना है आपने, एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट व्हाइल लेइंग अ ब्रिक अ मेसन वॉज कंडक्टिंग 18 डिफरेंट एक्टिविटीज, बट आफ्टर एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्टिविटीज द नंबर ऑफ एक्टिविटीज कुड बी रिड्यूस्ड टू 5 और इन सर्टेन केसेस इवन डाउन टू 2 एक्टिविटीज। देखो, इसमें हमने क्या देखा, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर आपने ब्रिक्स ले करनी है, ठीक है, तो एक जो मैसन होता है वो क्या करता है, डिफरेंट 18 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। लेकिन जब आपने मोशन स्टडी कंडक्ट करी, आपने देखा इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो यूजफुल नहीं है, आप उन्हें रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्टिविटीज द नंबर ऑफ एक्टिविटीज कुड बी रिड्यूस टू 5। तो जब आपने एलिमिनेट कर दी अननेसेसरी एक्टिविटीज को, ठीक है, तो आपकी 18 एक्टिविटीज से वो कहाँ तक पहुंच गया, 5 तक रिड्यूस हो चुका। अब एक्टिविटीज कितनी है आपके पास, 5, और कुछ केसेस में वो 2 तक भी रह जाती हैं। थर्ड है टाइम स्टडी। इट रेफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। टाइम स्टडी आप क्यों कंडक्ट करते हो, ताकि आप एक टाइम फिक्स कर सको, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर सको कि आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन इज फैटीग स्टडी। इट रेफर्स टू एलिमिनेट द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। फैटीग स्टडी में क्या होता है, एक ऐसी स्टडी है जो आप कंडक्ट करते हो ताकि आप डिटरमाइन कर सको क्या चीज, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब कितने टाइम के लिए कोई पर्टिकुलर वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को आपने रेस्ट टाइम देना है, ठीक है, कितने टाइम बाद दोगे। देखो, रेस्ट टाइम है सपोज 30 मिनट्स का,
ठीक है, क्या आपने हर 5 आवर्स के बाद देना है, हर 2 आवर्स के बाद 10 मिनट्स का रेस्ट देना है, तो आपने ड्यूरेशन भी देखना है और फ्रीक्वेंसी भी देखनी है रेस्ट इंटरवल्स की, ताकि या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड. साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क कंप्लीट है. देन मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज साइंटिफिक टास्क प्लानिंग. Scientific task planning implies analysis or analyzing all the different aspects of the work before actually commencing upon it. देखो, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग क्या कहते हैं कि आपको कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बिफोर एक्चुअली कमेंसिंग यू हैव टू एनालाइज ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क. ठीक है, आपको वो सभी एस्पेक्ट्स काम के एनालाइज करने हैं कोई भी काम को करने से पहले. लाइक व्हाट इज टू बी डन, आपको करना क्या है, वेयर इट इज टू बी डन, कहाँ पर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, एंड व्हेन इज टू बी डन, कब करोगे, इट मीन्स टाइम क्या होगा. ठीक है, एंड whom इट शुड बी डन, और वो कौन करेगा. या जो क्वेश्चनिंग्स होती हैं ये आपने सब एनालाइज करनी है कोई पर्टिकुलर वर्क करने से पहले. देखो, अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने प्रोड्यूस क्या करना है, किस पर्टिकुलर प्लेस पर आप प्रोडक्शन कंडक्ट करोगे, ठीक है, कौन करेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है, तो आपका उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का कोई भी बेनिफिट नहीं उठा पाओगे आप. तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी वर्क करने से पहले बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क एक्चुअली यू हैव टू एनालाइज ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क. Taylor has advised the managers of industrial organization to establish a separate planning department for this purpose. और जो हमारे FW टेलर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है, उन्होंने एडवाइस किया है कि मैनेजर्स को, किसको, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को उन्होंने एडवाइस किया है कि वो एक सेपरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट अपने पास इस्टेब्लिश करे. किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनर में प्लानिंग हो सके. राइट. थर्ड मेन टेक्निक इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. देखो, ये हमने शायद लास्ट क्लास में भी किया था, प्रिंसिपल्स में भी ये पॉइंट कवर हुआ था. ठीक है, देखो इसमें क्या है. फर्स्ट, इट इज डिटरमाइंड दैट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क पर्सन्स पोजेसिंग व्हाट क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड. देखो, सबसे फर्स्ट मेन मोटिव क्या होता है आपका कि आपने ये चेक करना है सिलेक्शन और ट्रेनिंग से पहले. सबसे पहला काम क्या होता है, आपने ये देखना है कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको जो पर्सन्स के रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे जो वर्कर्स हम अपॉइंट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर बेसिक क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो आप जो भी सिलेक्शन करेंगे वो आपकी राइट नहीं होगी ना. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इट इज़ डिटरमाइन दैट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क पर्सन्स पोजेसिंग व्हाट क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड. जब आपने एक बार ये चीज़ चेक कर ली कि क्या क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए पर्टिकुलर पर्सन में, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट, थ्रू कंडक्टिंग वेरियस एग्जामिनेशंस कैपेबल पर्सन्स आर सेलेक्टेड. ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हो. ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए वेरियस एग्जाम्स रखोगे, इंटरव्यूज होंगी, डिस्कशंस होंगी. ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, एक कैपेबल जो आपका कैंडिडेट होगा, पर्सन होगा, उसे आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे. Scientific selection is selecting the right person for the right position without any bias. साइंटिफिक सिलेक्शन का तो सिंपल मतलब हो गया ना कि आपने क्या करना है, कैपेबल पर्सन्स को सेलेक्ट कर देना है. ठीक है, लेकिन जो वर्ड है उसके साथ एसोसिएट साइंटिफिक सिलेक्शन, इसका क्या मतलब होता है कि आप राइट पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हो फॉर द राइट जॉब और फॉर द राइट पोजीशन. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, विदाउट एनी बायस. बायस मीन्स विदाउट एनी पार्शियलिटी. आपने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. ठीक है, आफ्टर सेलेक्टिंग सुटेबल पर्सन्स दे शुड बी इम्पार्टेड प्रॉपर ट्रेनिंग बिफोर डिप्लॉइंग देम ऑन द जॉब. अब आपने सिलेक्शन कर ली अपने एम्प्लॉयज़ की, तो उन्हें वर्क पे एम्प्लॉय करने के लिए, डिप्लॉय करने से पहले आपको उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. ठीक है, आपको उनको अपने टेक्निक्स के बारे में बताना पड़ेगा, प्रॉपरली इम्पार्ट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग एजुकेशन देनी पड़ेगी. ठीक है, ताकि एक जो भी उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए उनको हमने अपॉइंट किया है, सेलेक्ट किया है, वो स्मूथली कंडक्ट हो पाए. राइट. साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड
only through the modern techniques as it increases the efficiency of the workers. और साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर एक रिक्वायरमेंट है ये कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जब आप अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपने इम्पार्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ सम मॉडर्न टेक्निक्स. ठीक है, आपने आउटडेटेड ओल्ड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कोई भी ट्रेनिंग नहीं देनी. ठीक है, आपने क्या करना है, मॉडर्न टेक्निक जो आज के टाइम में आप ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उनकी हेल्प से आपने क्या करनी है, उन्हें ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. और इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी. फोर्थ पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फैक्टर्स. आपने क्या करना है, अलग अलग फैक्टर्स के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए आपने कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करने हैं. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय अ वर्कर इन अ डे मे बी स्टैंडर्डाइज्ड. आप एग्जाम्पल के तौर पे ये मान सकते हो कि एक पर्टिकुलर वर्कर ने कितना काम करना है एक दिन में, आपने ये फिक्स कर दिया. ठीक है, सपोज हम बोलते हैं कि एक एम्प्लॉय ने 5 आवर्स वर्क करना है और 10,000 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, तो इट विल बी अ स्टैंडर्ड फॉर दैट वर्कर. इन अदर वर्ड्स, the worker is expected to do the standard amount of work every day. In the same manner, standards may also be set for raw materials, machines and tools, techniques, condition of work, etc. तो आप किन किन चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हो. ठीक है, एक तो आप अपने लेबर के लिए फिक्स कर सकते हो कि पर्टिकुलर लेबर जो भी आपके पास अवेलेबल है उन्होंने कितना काम करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है. ठीक है, और फिर आप रॉ मटेरियल्स के लिए भी अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हो. लाइक आपने एक दिन में रॉ मटेरियल इतना यूज़ करना है, या आपने इतनी न्यू इन्वेंट्री क्रिएट करनी है, इतना परचेज करना है. ठीक है, मशीन्स एंड टूल्स कितने आवर्स तक आपने आज के दिन में यूज़ करनी है, या वीक में आप इतने, सपोज हम बोलते हैं मशीन्स को आपने पर डे 5 आवर्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, कंडीशंस ऑफ वर्क. ठीक है, एटसेट्रा. फिफ्थ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफरेंशियल वेज सिस्टम. Taylor has advised the adoption of differential wage system in order to motivate the employees. जो हमारे FW टेलर थे, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं, उन्होंने क्या एडवाइस किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशियल वेज सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो अपने, या फिर इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन and not on the basis of time spent in doing work. अब डिफरेंशियल वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम अपने वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड करेंगे ना, वो किस बेसिस पे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन. ठीक है, उन्होंने कितना काम किया है उस बेसिस पे आप उन्हें वेजेस प्रोवाइड करोगे, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड इन डूइंग वर्क. हमने ये चीज़ नहीं देखनी कि एक पर्टिकुलर वर्क कितने घंटे काम कर रहा है. ठीक है, हमने ये देखना है कि उसने काम कितना किया एक्चुअली. कई बार देखो क्या होता है कि हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो काम तो टाइम तो वैसा है कि पूरा दिन लगे रहते हैं काम करने में. ठीक है, स्लोली स्लोली कर रहे हैं. एक जो काम आपका सपोज 2 आवर्स का काम है, ठीक है, तो वो उसे 8 to 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं. उनका टाइम ड्यूरेशन तो ज़्यादा हो गया, बट एक्चुअल जो वर्क डन है, उन्होंने जो एक्चुअली काम किया है वो तो थोड़ा सा ही किया होगा उस टाइम में. तो आपने क्या करना है, जो वेजेस प्रोवाइड करनी है, आपने बेसिकली ये देखना है कि कितना काम किया है, ना कि कितना टाइम स्पेंड किया है उस काम को करने में. ठीक है, इन दिस सिस्टम 2 डिफरेंट वेज रेट्स आर यूज्ड. वन इज द हाई वेज रेट एंड द अदर वन इज द लो वेज रेट. अब डिफरेंशियल वेज रेट का मतलब क्या है, डिफरेंशियल का मतलब हो गया डिफरेंट. ठीक है, इट मीन्स 2 डिफरेंट वेज रेट होंगे, एक होगा आपका हाई वेज रेट और सेकंड होगा है आपका लो वेज रेट. ठीक है, those workers who are capable to produce the standard number of units within a fixed duration are paid as per the high wage rate. देखो, जो वर्कर्स मतलब कैपेबल होंगे या फिर फेल नहीं होंगे, सक्सेस हो जाएंगे प्रोडक्शन करने में स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, जो उन्हें स्टैंडर्ड्स दिए गए थे, ठीक है, उसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और विद इन द फिक्स्ड ड्यूरेशन, जितना उन्हें काम दिया गया है और जितना उन्हें टाइम दिया था उसको काम को करने के लिए, अगर वो उसी के बीच में कंप्लीट कर देते हैं, देन दे आर पेड हाई वेज रेट. तो आप उन्हें क्या दोगे, हाई वेज रेट दोगे. ठीक है, एंड दोज वर्कर्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स विद इन द सेम टाइम आर पेड एज पर द लेस और लोअर वेज रेट. और जो वर्कर्स
अपने गिवन टाइम और गिवन जो यूनिट्स हैं उनकी, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं काम कर पाएंगे तो आप उन्हें क्या दोगे, लोअर वेज रेट। ठीक है, इससे देखो होता क्या है, हर एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क करना है ताकि मुझे हायर वेजेस मिले। ठीक है, तो वो मोटिवेट हो रहा है ना इंटरनली, तो इससे क्या होता है, हम मोटिवेट भी कर देते हैं और देखो अल्टीमेटली बेनिफिट कंपनी को भी होगा, एम्प्लॉयज़ को तो चलो होगा, हमारे वर्कर्स को तो होगा कि उन्हें हायर वेज रेट मिलेगा, बट जब वो स्टैंडर्ड टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो बेनिफिशियल है ना, उनके भी तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। तो डिफरेंशियल वेज रेट जो सिस्टम है वो दोनों के लिए ही बेनिफिट है, हमारे लेबर के लिए भी है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। सिक्स्थ वन इज स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल फॉर्मेनशिप। F.W. Taylor has propounded the functional organization. This form of organization is totally based on the principle of specialization and makes full utilization of the expertise of various experts. देखो, जो ये हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल का कंसेप्ट है वो किसने दिया है, F.W. टेलर ने। और इस फॉर्म जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहती है कि जो भी आपने काम करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो जो पर्टिकुलर पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है आपने उसी को वही काम देना है। ठीक है, देखो सपोज एक पर्सन प्रोडक्शन में मतलब कैपेबल है, ज़्यादा एक्सपर्ट है वो, तो आप अगर उसे मार्केटिंग का काम दे दोगे, सेल्स का काम दे दोगे तो वो बेटर वे में नहीं कर पाएगा ना। तो आपने क्या करना है, जो उसके इंटरेस्ट का एरिया है आपने अकॉर्डिंगली ही उसे वर्क प्रोवाइड करना है। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, उनकी एक्सपर्टीज़ का, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ का फुल यूटिलाइजेशन कर सको। राइट, इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज असाइंड टू एन एक्सपर्ट। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल में हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन टास्क होगा, वर्क होगा, उसे हम डिवाइड कर देते हैं इनटू द स्मॉल पार्ट्स, और हर जो स्मॉल पार्ट है वो किससे असाइन करते हैं, टू अ एक्सपर्ट। ठीक है, इन दिस मैनर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अवेल्ड ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल रेवोल्यूशन। आई थिंक मेंटल रेवोल्यूशन में हमने लास्ट क्लास में एक डिस्कस किया था, है ना, जिसमें हमने क्या किया था, मेंटल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द चेंज इन द एटीट्यूड और माइंड सेट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टूवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन। जिसका क्या मतलब है कि मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ का और अपने वर्कर्स का, या बोल सकते हैं हम अपनी मैनेजमेंट का, इन दोनों का क्या करना है, एटीट्यूड और माइंडसेट में चेंज करना है, आपस में एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन लेके आना है कंपटीशन से। ठीक है, देखो मेंटल रेवोल्यूशन कॉल्स फॉर अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू टेलर, a revolution in the mindset of both the managers and the workers is required as it will promote feelings of cooperation and will be beneficial for both the parties. क्योंकि देखो इसमें हम क्या करते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन में आप अपने मैनेजमेंट का और अपने वर्कर्स का इस तरह से माइंड सेट करते हैं, इस तरह से चेंज लाते हैं उनके एटीट्यूड में कि जो उनकी थिंकिंग होती है ना कंपटीशन से, वो आपने चेंज कर देनी है, अब कॉपरेशन की तरफ लेके आना उन दोनों को। ठीक है, कि मिल बांट के काम करना है। तो इससे होता क्या है कि दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ये दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट्स होते हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर को इससे मतलब बेनिफिट होगा या फिर ओनली वर्कर्स को होगा, बोथ द पार्टीज विल गेट द इक्वल बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एक्टिविटी। नॉर्मली इट इज सीन दैट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स with both the parties demanding a larger share of profits। देखो जनरली ना ये ऐसा देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपस में ना मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मींस लड़ाई झगड़ा रहता है इनके बीच में। क्या वो दोनों ही अपने अपने प्रॉफिट्स के लिए लड़ रहे होते हैं। कैसे, मैनेजर सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और वर्कर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा वेजेस मिले। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन मेंटल रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, और यही मेन वजह थी जिसके कारण नीड अराइज हुई है कि आपको मेंटल रेवोल्यूशन क्रिएट करना है। अकॉर्डिंग टू टेलर, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स,
both the parties should make efforts for increasing the profits. अब टेलर क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, जो दोनों पार्टीज है ना, उन्हें लड़ाई करने की बजाय डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकें. क्योंकि देखो जब आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं ना तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जब प्रॉफिट्स होंगे कंपनी को तो वर्कर्स को भी तो बेनिफिट मिलेगा. क्यों, उनकी वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी. अल्टीमेटली ये रिजल्ट है. सच अ सिचुएशन विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन. होगा क्या, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, एंड एज सच अ हाई इंक्रीज इन प्रॉफिट्स विल मेक एनी टॉक ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इज मीनिंगलेस. देखो जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे फिर, और जब प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो उससे क्या होगा, वेजेस भी बढ़ेंगी. तो गोल जो है आपका इंडिविजुअल गोल है जो वर्कर्स का और मैनेजर्स का दोनों का अचीव हो जाएगा. वर्कर विल गेट हायर वेजेस एंड मैनेजर्स विल एंजॉय हायर प्रॉफिट्स. I hope you like this video and this topic is clear to all of you. एक बार क्विक रिवीजन करते हैं. देखो हमने क्या किया है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन विच वी विल कवर 7 टेक्निक्स, राइट. फर्स्ट वन इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, अंडर विच वी विल स्टडी मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी. सेकेंड मेन टेक्निक इज साइंटिफिक टास्क प्लानिंग. थर्ड, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स. फोर्थ वन is standardization. Fifth, differential wage system. Sixth, specialization or functional foremanship. And the seventh one is mental revolution. Thanks and have a nice day.